हेलो बच्चों, आज हम कल का ही टॉपिक करेंगे। क्लास 8 का हिस्ट्री है। टॉपिक है वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स। तो कल हमने बात की थी आयरन और स्टील की, थोड़ा बहुत पढ़ा था इसके बारे में। तो हमने पढ़ा था कि जो आयरन और स्टील का प्रोडक्शन था वो यहाँ पे इंडिया में उसकी डिमांड कम होती गई थी, सॉरी उसका प्रोडक्शन कम होता गया था। क्यों? क्योंकि वो ब्रिटेन से अब इम्पोर्ट होने लगा था। तो इसके रीज़न्स भी दिए हैं यहाँ पे प्रोडक्शन कम क्यों हो गई थी। पहला रीज़न ये था कि नए फॉरेस्ट लॉज बनाए गए थे, जो हमने चैप्टर 4 में पढ़ा है। जो ट्राइबल्स के रिलेटेड हमने पढ़ा, जब गवर्नमेंट ने लॉज बनाए थे, फॉरेस्ट लॉज। तो उसमें गवर्नमेंट ने क्या किया था, जो ट्राइबल पीपल थे उनको फॉरेस्ट में एंटर करने से मना कर दिया था, और उनको बोला था अगर आपको एंटर करना भी है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर उनको जब मना कर दिया था फॉरेस्ट में एंटर करने से, तो जो आयरन स्मेल्टर्स थे उनको चारकोल के लिए वुड कहाँ से मिलता? वो तो जंगल से ही मिलता, और जंगल में घुसना एंटर करने से तो गवर्नमेंट ने इनको मना कर दिया था। तो क्या हो गया था, इससे क्या हो गया, ज़्यादा असर उन लोगों पे पड़ा जिनका मतलब जिन्होंने अपना लाइवलीहुड इसी पे रखा हुआ था, मतलब जिनका लाइवलीहुड इसी क्राफ्ट पे था। और कुछ एरियाज़ में गवर्नमेंट ने एक्सेस तो दिया था इनको फॉरेस्ट में जाने का, लेकिन उनको हाई टैक्स पे करना पड़ता था। मतलब जितना फर्नेस जितनी बारी वो फर्नेस यूज़ करते थे उतनी बारी उनको टैक्स देना पड़ता था। तो इससे क्या हो गया, उनकी इनकम भी रिड्यूस हो गई। तो लेट 19th सेंचुरी में क्या हो गया, जो आयरन और स्टील है वो ब्रिटेन से इंपोर्ट होने लगा। जो आयरन स्मिथ्स थे इंडिया में, लोहार जो इंडिया में थे, वो आयरन तो यूज़ करने लगे, लेकिन वो कौन सा आयरन यूज़ करने लगे? इम्पोर्टेड आयरन, जो ब्रिटेन से इंपोर्ट होके आता था, ताकि वो यूटेंसिल्स और इम्प्लीमेंट्स मैन्युफैक्चर कर सकें। तो इससे क्या हो गया, जो डिमांड थी आयरन की, जो लोकल स्मेल्टर्स आयरन प्रोड्यूस करते थे, तो उसकी डिमांड भी कम होती गई। तो अर्ली 20th सेंचुरी में क्या हो गया, जो आर्टिजन्स थे वो आयरन और स्टील प्रोड्यूस जो करते थे, लेकिन उनको कंपटीशन फेस करना पड़ा। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन से जो आयरन था वो इंपोर्ट होके आता था, तो उनको ये कंपटीशन भी फेस करना पड़ा। फिर है आयरन एंड स्टील प्लांट्स इन इंडिया। तो फिर क्या हो गया, जो इससे पहले हम पढ़ लेते हैं स्लैग हीप्स के बारे में। एक वर्ड दिया है आपकी बुक में, वो पढ़ लेते हैं, वो क्या होता है। तो स्लैग हीप्स का मतलब होता है वेस्ट जो लेफ़्ट आउट हो जाता है जब मेटल को स्मेल्टिंग करते हैं, मतलब हाई टेम्परेचर पे उसको हाई टेम्परेचर पे जब उसको बनाते हैं, तो उसमें से कुछ वेस्ट रह जाता है, तो उसको स्लैग हीप्स कहा जाता है। तो क्या हो गया, ईयर 1904 का ईयर था। उस टाइम पे चार्ल्स वेल्ड एक अमेरिकन जियोलॉजिस्ट थे, और दोराबजी टाटा जमशेदजी टाटा के बड़े बेटे थे। तो वो छत्तीसगढ़ में ट्रैवल कर रहे थे, किस लिए? ताकि वो आयरन ओर डिपॉजिट्स की तलाश में छत्तीसगढ़ जा रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे। तो उन्होंने देखा, जो जमशेद टाटा जी थे, वो क्या चाहते थे कि उनका लार्जेस्ट पार्ट है फॉर्चून का, मतलब अपनी प्रॉपर्टी, फॉर्चून यहाँ पे प्रॉपर्टी है, तो अपनी प्रॉपर्टी का बड़ा हिस्सा वो किस में लगाते, आयरन और स्टील इंडस्ट्री यहाँ पे इस्टेब्लिश करना चाहते थे। तो उसी में वो अपना पैसा लगाना चाहते थे, लेकिन वो जो गुड क्वालिटी ऑफ आयरन ओर जो था, वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे, मतलब उनको मिल नहीं रहा था कि ये गुड क्वालिटी आयरन ओर उनको कहाँ से मिलेगा। तो क्या हो गया, एक दिन जब वो ट्रैवल कर रहे थे, तो ये चार्ल्स वेल्डोर दोराबजी टाटा, तो ये कहाँ पे एक छोटे से गांव में ट्रैवल कर रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा, एक ग्रुप था मैन और वीमेन का, वो अपने साथ क्या ले रहे हैं, बास्केट लोड्स ऑफ आयरन ओर ले रहे हैं। तो जब उन्होंने उनसे पूछा कि आपके बास्केट्स में क्या है, तो उन्होंने बताया आयरन ओर है। तो और वो ग्रुप ऑफ मैन और वुमेन कौन से थे, अगेरियाज से, जो मैंने कल बात की, जो आयरन स्मेल्टर्स थे सेंट्रल इंडिया के। तो ये वही लोग थे। तो जब उनसे पूछा गया कि आपने ये आयरन ओर कहाँ से आपने लाया, तो उन्होंने एक हिल की तरफ पॉइंट आउट किया। तो वेल्ट और दोराब जी उस हिल पे पहुँचे, तो वहाँ पे डेंस फॉरेस्ट था, मतलब घने जंगल थे, वहाँ से होते हुए वो उस हिल पे पहुँचे। और वो कौन से हिल थे, वो राजहारा हिल्स थे, और वहाँ पे वर्ल्ड के फाइनेस्ट और मिलते थे। लेकिन वहाँ पे एक प्रॉब्लम थी।
तो प्रॉब्लम क्या थी, जो वहाँ का जो रीजन था वो ड्राई था और उसके लिए फैक्ट्री के लिए ज़रूरी था पानी। पानी की ज़रूरत थी फैक्ट्री चलाने के लिए, वो वहाँ पे आसपास कहीं पे था नहीं। तो जो अगेरियास थे उन्होंने तो हेल्प किया ये डिस्कवरी में कि आयरन ओर मतलब ज़रिया, आयरन ओर का ज़रिया कहाँ से, उन्होंने हेल्प तो किया, लेकिन वहाँ पे पानी की बहुत कमी थी। तो फिर कुछ साल बाद एक लार्ज एरिया फॉरेस्ट का क्लियर किया गया रिवर बैंक्स पे। कौन सी रिवर थी वो, सुबर्ण रेखा। वहाँ पे उसके बैंक्स पे लार्ज एरिया फॉरेस्ट का क्लियर किया गया ताकि वहाँ पे फैक्ट्री सेटअप की जाए और एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाया जाए, जमशेदपुर। तो यहाँ पे पानी भी अवेलेबल था, यहाँ पे आयरन और डिपॉजिट्स भी थे। तो जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है टिस्को, वो यहाँ पे सेटअप की गई। फिर वो 1912 में फिर वो क्या करने लगी, स्टील प्रोड्यूस करने लगी। तो क्या था, लेट 19th सेंचुरी तक जो यहाँ पे जो स्टील था वो कहाँ से इंपोर्ट हो रहा था, वो ब्रिटेन से इंपोर्ट हो रहा था, जो ब्रिटेन में मैन्युफैक्चर हो रहा था। तो वो यहाँ पे इंपोर्ट हो रहा था। तो जो उस टाइम पे इंडिया में रेलवेज़ का एक्सपेंशन भी हो रहा था। तो इससे क्या प्रोवाइड हुआ, एक ह्यूज मार्केट हुआ रेल्स के लिए। ह्यूज मार्केट किसको मिला, ब्रिटेन को मिला, क्योंकि वो ब्रिटेन से ही इंपोर्ट होके आ रहा था। तो कुछ टाइम तक जो ब्रिटिश के एक्सपर्ट्स थे, वो जो इंडियन रेलवेज़ बना रहे थे, तो वो विलिंग नहीं थे, मतलब उनको बिलीव ही नहीं हो रहा था कि इंडिया में भी गुड क्वालिटी का स्टील मिल सकता है, प्रोड्यूस हो सकता है। तो वो बिलीव ही नहीं कर पा रहे थे। तो जो टिस्को है उसकी सिचुएशन भी चेंज हो गई कब, जब 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। तो जो स्टील प्रोड्यूस होता था ब्रिटेन में, वो अब कहाँ पे जाने लगा, वो जो यूरोप में जो वॉर हो रहा था उसकी डिमांड्स को पूरी करने में लग रहा था, वो जो स्टील वो जो प्रोड्यूस कर रहे थे। तो अब ब्रिटेन ने क्या कर दिया, तो जो स्टील इंपोर्ट हो रहा था ब्रिटेन से इंडिया में आ रहा था, वो डिक्लाइन होता गया। तो इन्होंने क्या किया, वो इंडियन रेलवेज़ जो ब्रिटिशर्स बना रहे थे, तो वो इसकी तरफ इन्होंने टर्न कर लिया, टिस्को की तरफ, ताकि वो रेल्स की सप्लाई के लिए हेल्प करें। तो वॉर भी लंबा चलता गया कुछ सालों तक। तो टिस्को ने क्या बनाना स्टार्ट कर दिया, शेल्स और कैरेज व्हील्स वॉर के लिए। 1990 तक जो कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी, यानी ब्रिटिशर्स जो थे, उन्होंने लगभग 90% जो स्टील है वो ख़रीदा किन से, टिस्को से, जो मैन्युफैक्चर करे थे। 90% लगभग स्टील इन्होंने टिस्को से ही ख़रीदा। तो टाइम के साथ जो है टिस्को यानी टाटा स्टील कॉरपोरेशन, तो ये क्या बन गया, बिगेस्ट स्टील इंडस्ट्री बन गया ब्रिटिश एम्पायर के अंडर ही। तो क्या हो गया, जैसे कॉटन टेक्सटाइल्स के टाइम पे हुआ था, जो इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन था वो खाली कब हुआ, जब ब्रिटिश के इंपोर्ट्स डिक्लाइन होते गए। जैसे कॉटन टेक्सटाइल्स के टाइम पे हुआ था, जब ब्रिटिश के इंपोर्ट्स डिक्लाइन होते गए तो इंडियन टेक्सटाइल्स ग्रो करने लगा। वैसे ही ये आयरन और स्टील का भी यही केस हुआ, जब ब्रिटिश से इंपोर्ट होना बंद हो गया, डिक्लाइन होता गया, तो यहाँ के जो आयरन और स्टील है उसका प्रोडक्शन बढ़ता गया। तो क्या हुआ था, जब ब्रिटिश से इंपोर्ट होना बंद हो गया, तो यही केस हुआ आयरन और स्टील में भी, और यही केस हुआ था कॉटन टेक्सटाइल्स में भी। तो ये किस टाइम पे हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ही हुआ था, और उसके बाद भी हुआ, क्योंकि नेशनलिस्ट मूवमेंट डेवलप हो रहा था उस टाइम पे, और जो इंडस्ट्रियल क्लास थी वो भी स्ट्रॉन्गर होती गई, और जो डिमांड थी गवर्नमेंट प्रोटेक्शन के लिए वो भी लाउड होती गई। तो जो उस टाइम पे जो इंडियंस थे वो स्ट्रगल कर रहे थे ताकि वो अपना कंट्रोल जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो भी स्ट्रगल कर रही थी ताकि वो इंडिया पे अपना कंट्रोल रिटेन कर सके। तो उनको क्या करना पड़ा, हमारी कुछ डिमांड्स, हमारी जो डिमांड्स थी उनको एक्सेप्ट करना पड़ा, उनको हमारी डिमांड्स को। तो जिस टाइम पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंडिया में हो रहा था, उसी टाइम पे जापान में भी हो रहा था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। लेकिन फ़र्क ये था कि जो इंडिया में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था उसका खाली काम क्या था कि जो ये है कॉलोनियल गुड्स, मतलब जो ब्रिटिशर्स के गुड थे उसका मार्केट एक्सपैंड करना था।
लेकिन जो जापान का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वो इंडस्ट्रीज़ को जो वहाँ की इंडस्ट्रीज़ वगैरह थी उनको ही सेटअप करना था। तो जो इंडिया में जो कॉलोनियल डोमिनेशन था, मतलब जो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे डोमिनेशन करके रखा था, उससे क्या हो गया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन में बैरियर्स बन गए थे। लेकिन जो जापान का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा था वो किससे लिंक था, मिलिट्री नीड्स, मतलब जो उनकी मिलिट्री थी उनकी नीड्स को पूरा करना ही उनका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। थैंक यू।